हेलो एवरीवन, आई एम गौरव। आज हम बात करेंगे सीपीसी में सेक्शन नंबर 21 के बारे में। इससे पहले वीडियोस में मैंने 15 से लेके 21 तक कवर किया है। आप जाकर उस वीडियोस को देख लेना। और आज की वीडियो में बात करेंगे 21 के बारे में, जो बात करता है ऑब्जेक्शन टू जुरिसडिक्शन के बारे में। ठीक है, तो बेयर एक्ट ओपन कर लीजिए आप सब। देखते हैं। फर्स्ट क्लॉज बता रखा है, नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड बाय एन अपीलेट और रिविजनल कोर्ट। देखो, फर्स्ट में लिखा है नो ऑब्जेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते आप प्लेस ऑफ सुइंग के ऊपर, कि जो है कोर्ट के पास प्लेस ऑफ सुइंग नहीं थी, मतलब कि उसके पास प्रॉपर जुरिसडिक्शन नहीं थी। आप उस प्लेस ऑफ सुइंग के ऑब्जेक्शन को लेके अपीलेट और रिविजनल कोर्ट में नहीं जा सकते। कब तक? अगर वो कोर्ट आपने जो ऑब्जेक्शन है फर्स्ट कोर्ट में जो है वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में आपने उठाया हो। अगर आपने उठाया तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो अपीलेट और रिविजनल कोर्ट में, कि मैंने पहले प्रीवियस कोर्ट में भी इसको कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में मैंने ऑब्जेक्शन अराइज करा था इसको, और उसके बाद जब उठा रहे हो तो कोर्ट फिर आपकी इस बात को ध्यान में रखेगी, देन आपकी उसको अलाउ करेगी, अदरवाइज अलाउ नहीं करेगी इस ऑब्जेक्शन को। इस ऑब्जेक्शन के बेसिस पर आप जा रहे हो ना कोर्ट में, अपीलेट और रिविजनल कोर्ट में, तो इसको अलाउ नहीं करेगी। एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी भी देखा जाए कि हाँ, आपने ऐसा नहीं कि मैटर डिसाइड हो रहा, जजमेंट आ रहा जब आप उठा रहे हो उस कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में, ये भी देखा जाएगा ना। अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, आपके पास मौका था प्रॉपर, आपने जब नहीं उठाया, आप जजमेंट आने के बाद, डिग्री आने के बाद, जब आप अपीलेट और रिविजनल कोर्ट में हो, जब इस बात को लेकर आ रहे हो, ऐसा तो कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा। आप पहले क्यों नहीं उठा रहे? जब आपके पास प्रॉपर टाइम है तब क्यों नहीं उठा रहे? तब क्या आप सो रहे थे? तो कोर्ट तो ऐसे ही गई। सपोज करो ऐसा जनरली कोई भी कहेगा ना, जब आपके पास प्रॉपर टाइम है आप तब उठा सकते हो। सपोज करो मैं किसी के पास कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, वो माइनर है, उसे पता है मैं माइनर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कोई दिक्कत नहीं, कर लिया। बाद में फिर उसके बिहाफ पर जो और अदर पर्सन था, बाद में पूरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जब पैसे पेमेंट वगैरह कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के बाद में कहता भाई मैं माइनर हूँ, मैं तो नहीं कर रहा। लेकिन मैं तो भाई अपने मन में ये कहूँगा ना, भाई जब तुझे पहले पता था, तू पहले क्यों नहीं कर रहा? अब लेकर आ रहा है इस बात को। तू भी तो साइड में, तू भी तो मेजर था, माइनर के बिहाफ पे तू कर रहा है, तो देख रहा है साइड में। तो यही सिमिलर ऐसे समझो आप उसको। तो जज साहब कहेंगे भाई साहब, जब पहले आपके पास पूरी प्रॉपर आपके पास टाइम था, आपने जब ऑब्जेक्शन उठाया इस चीज़ के ऊपर, प्लेस ऑफ सुइंग के ऊपर, अब आप अपीलेट और रिविजनल कोर्ट में आकर हमारा टाइम वेस्ट करो। तो अगर पहले उठाया होता और जिसकी वजह से आपका ऑब्जेक्शन प्लेस ऑफ सुइंग नहीं था और उसकी वजह से आपका जस्टिस ऑफ फेलियर हुआ है, तो हम आपके इसको एक्सेप्ट कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। देखो, एंड इन ऑल केसेस वेयर इशूज आर सेटल्ड, मतलब जब इशूज सेटल्ड हो रहे हो, आपने जब उठाया हो या उससे सेटल होने से पहले अगर ऑब्जेक्शन उठाया हो, ठीक है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में, तो आपके इसको एक्सेप्ट करा जाएगा अगर उठाया हो तो, अदरवाइज नहीं। और बिफोर सच सेटलमेंट एंड अनलेस देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। लेकिन ये बात भी ज़रूरी है कि जिसकी वजह से आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, उससे आपका कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। फेलियर ऑफ जस्टिस भी नहीं हुआ है ना, तो आपको उसको प्ली को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। सेकेंड क्लॉज कहता है, नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ ए कोर्ट विद रेफरेंस टू द पिक्यूनियरी लिमिट्स। वही है सेम, फर्स्ट इसमें पिक्यूनियरी लिमिट्स आ गया, उसमें आगे प्लेस ऑफ सुइंग मतलब टेरिटोरियल के बारे में बात आ गया, इसमें आगे पिक्यूनियरी मतलब कि अमाउंट के बारे में, कि कोर्ट के पास प्रॉपर जुरिसडिक्शन नहीं थी पिक्यूनियरी लिमिट्स के ऊपर, मतलब कि सपोज करो कोर्ट के पास मैटर डील करने की अप टू 20,000 तक की, आप लेके गए हो 25,000 की वैल्यू, ठीक है, तो वो तो है नहीं पिक्यूनियरी लिमिट। लेकिन इसमें भी देखा जाएगा ना, आपने ऑब्जेक्शन पहले अराइज कराया नहीं कराया फर्स्ट कोर्ट में, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में, और जिसकी वजह से इशू जब सेटल हो रहे हो या सेटल होने से पहले आपने ऑब्जेक्शन उठाया है। अगर नहीं उठाया है तो आप अब उठा रहे हो, क्यों उठा रहे हो? और उसके बाद देखा जाएगा कि हाँ उससे आपका फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस ध्यान में रखे जाते हैं। पहली बात तो ऑब्जेक्शन कर रखा है इसको, कि आप अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में आपने फर्स्ट इंस्टेंस में ये मैटर उठाया नहीं उठाया है। अगर उठाया भी है तो अब अपीलेट और रिविजनल कोर्ट में आप लेकर आ रहे हो, पहली बात तो बाहर कर देंगे, पहले देखेगी कोर्ट की हाँ आपने उठाया है या नहीं उठाया। अगर नहीं उठाया तो पूछेगी क्यों नहीं उठाया, जो भी रीज़न है, कि आपको मतलब ऑब्जेक्शन नहीं देगी इसके ऊपर, कम्पिटेंस ऑफ कोर्ट के ऊपर, पिक्यूनियरी लिमिट के बारे में। अदरवाइज आपने उठाया भी है और जब भी आपके डिसफेवर में आया और जब अपीलेट और रिविजनल कोर्ट में जा रहे हो उस मैटर को लेकर, तो कोर्ट चेक करेगा हाँ कि आपका फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ भी है नहीं हुआ है, जब तो आपकी इस प्ली को एक्सेप्ट करेगी कोर्ट, अदरवाइज नहीं करेगी कोर्ट, तो चल गया है। हाँ, लेकिन मैं मतलब इस 21 में जो बताया ना, फर्स्ट दिखा रखा टेरिटोरियल के ऊपर, ठीक है, ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। कब उठा सकते हो? अगर पहले आपने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में उठाया है, देन आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, कोर्ट आपको एक्सेप्ट करेगी। लेकिन उसमें देखा जाएगा कि आपने अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में उठाया नहीं उठाया, जब इशू सेटल हो रहा है उससे पहले, सेटल होने से पहले ऑब्जेक्शन उठाया है, और उसका फेलियर ऑफ जस्टिस होना ज़रूरी है।
ठीक है, तभी आपका इसको एक्सेप्ट करा जाएगा, अदरवाइज नहीं करा जाएगा, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। सेकंड बताया है कॉम्पिटेंसी ऑफ ए कोर्ट के बारे में कि मतलब पिक्यूनियरी लिमिट के बारे में बता दिया। थर्ड आया थर्ड क्लॉज, नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट with reference to the local limits of its jurisdiction shall be allowed by any appellate or revisional court unless such objection was taken in the executing of the earliest possible opportunity and unless there has been a consequent failure of justice। वो ये मतलब कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कौन होती है कि सपोज करो मैंने सूट इंस्टीट्यूट करा इस कोर्ट में, एग्जीक्यूट करने के बाद मैं दूसरे कोर्ट के पास उसको आ गया एग्जीक्यूट करने के, ठीक है, मैं उस एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के ऊपर भी सवाल नहीं उठा सकता अपीलेट और रिविजनल कोर्ट में कि इसके पास कॉम्पिटेंस एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास जो है वो जुरिडिक्शन नहीं है, लैक ऑफ जुरिडिक्शन है, ठीक है, या लिमिट है, तो मैं नहीं उठा सकता उसमें। फिर ये ऊपर वाला देखा जाएगा कि आपने अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी उठाया नहीं उठाया, इशू जब सेटल हो रहे थे या उससे पहले तब उठाया नहीं उठाया, और जिससे आपका कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है। मतलब ओवरऑल 21 हमारा यही कहता है कि पहले कोर्ट आपका ये देखेगा कि आपने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में मैटर उठाया, रेज कराया नहीं कराया, ठीक है, अगर रेज करा है आपने देन उसके हिसाब से देखा जाएगा आपका कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हो भी रहा है या नहीं, देन आपका प्ले एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। 21 की फर्स्ट क्लॉज में बता दें टेरिटोरियल का, प्लेस ऑफ स्विंग का, सेकंड में बता दें पिक्यूनियरी लिमिट के बारे में, और थर्ड बता दें एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के बारे में कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के ऊपर भी आप ऐसे सवाल नहीं उठा सकते अगर आपने फर्स्ट इंस्टेंस में उठाया है तो। देखो अगर एक कोर्ट है, ठीक है, उसके पास ना ही जुरिडिक्शन है और उसने उसमें डिग्री भी दे दी है, तो वो डिग्री तो ये तो फंडामेंटल रूल है, वो तो नलिटी है, मतलब वॉइड है डिग्री, उसकी वैल्यू नहीं, क्योंकि उसके पास लैक ऑफ जुरिडिक्शन है, जुरिडिक्शन है ही नहीं, क्लियरली शो हो रहा है कि उसके पास जुरिडिक्शन नहीं है, और कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं रॉन्ग हो रहा है उसके साथ, जो डिफेंडेंट है, जो अदर पार्टी है, उसके साथ कहीं ना कहीं रॉन्ग हो रहा है कि भाई उसके पास जुरिडिक्शन है, ट्राई कर दिया, चल गया डो, डिग्री भी देती, भाई वो इनवैलिड है, ठीक है, वो वॉइड मानी जाएगी आपकी डिग्री, वो नलिटी है प्योर, कंप्लीटली तरीके से, ये फंडामेंटल रूल है। अब देखते हैं हम इसका सेक्शन 21A भी दे रखा है, एक क्लॉज भी दे रखा है, बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिग्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ स्विंग। देखो इसमें सूट पे बार कर रखा है, ठीक है, मतलब सूट पे बार कर रखा है कि आप डिग्री को सेट असाइड को करने के लिए आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते प्लेस ऑफ स्विंग के ग्राउंड लेकर कि आप सपोज करो डिग्री आ गई, मैं चला गया अपीलेट और रिविजनल कोर्ट में डिग्री लेके कि नहीं जो मेरे को डिग्री, मेरी जो डिग्री मेरे अगेंस्ट में है इसको सेट असाइड करो, ठीक है, क्योंकि वो उस कोर्ट के पास जो है ना प्लेस ऑफ स्विंग नहीं थी, मतलब कि उसके पास और जुरिडिक्शन ही नहीं थी, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो है वो है ही नहीं उस कोर्ट में, वहाँ मैटर डाल रखा है, उसने डिग्री कर दी उस कोर्ट ने, मेरे को तो अपनी डिग्री जो है सेट असाइड करनी है, तो इसके ऊपर सूट के ऊपर बार लग जाएगा, आप दूसरा सूट नहीं डाल सकते। सॉरी इसमें अपीलेट और रिविजनल कोर्ट नहीं है, मैं जो बता रहा था, मतलब कि आप फ्रेश सूट नहीं डाल सकते उस डिग्री को सेट असाइड करने के लिए, प्लेस ऑफ स्विंग का ऑब्जेक्शन लेते हुए, उसका ग्राउंड लेते हुए आप क्या है फ्रेश सूट नहीं डाल सकते। डायरेक्ट लैंग्वेज देखते हैं, नो सूट शैल लाई चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ अ डिग्री, डिग्री को वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए कोई सूट आप फर्दर सूट नहीं डाल सकते, पास इन अ फॉर्मर सूट, जो प्रीवियस सूट जो फॉर्मर सूट है उसमें पास की गई है, बिटवीन द सेम पार्टीज के बीच में, और बिटवीन द पार्टीज अंडर होम दे और एनी तो क्लेम लेटिंग है, मतलब एक ही सेम टाइटल, सेम पार्टीज और सेम ग्राउंड ऑन एनी ग्राउंड बेस्ड ऑन एन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस, मतलब प्लेस ऑफ स्विंग के ऊपर किसी भी आपने कोई भी ग्राउंड उठाया है, सेम पार्टी सेम टाइटल, दोबारा फर्दर सूट नहीं डाल सकते वैलिडिटी, डिग्री की वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए। मतलब कि आप डिग्री आ गई आप उसको अपील और रिविजनल में ले जा सकते हो, लेकिन डिग्री को चैलेंज करने के लिए आप दूसरा सूट नहीं डाल सकते हो, यह बताया है इसमें 21A में कि बार ऑन सूट टू सेट असाइड, मतलब सूट पे ही बार लग जाएगा, आप सेट असाइड नहीं करवा सकते डिग्री को। और इसमें स्पेशली मेंशन कर रखा है कि किसका ऑब्जेक्शन लिखते हुए, प्लेस ऑफ स्विंग, की आपके पास जुरिडिक्शन नहीं है, प्लेस ऑफ स्विंग नहीं है, इस ग्राउंड को लेकर, इस ऑब्जेक्शन को लेकर आप डिग्री को सेट असाइड नहीं कर सकते, उस दूसरा सूट नहीं डाल सकते, इंस्टीट्यूट कर सकते कि फॉर्मर सूट को जो डिग्री पास हुई है उसको चैलेंज करने के लिए, सेट असाइड करने के लिए। इसके एक्सप्लेनेशन है, द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट का मतलब क्या है, मीन्स अ सूट विच हैज़ बीन डिसाइडेड, मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियोस में कि फॉर्मर सूट का मतलब वो है कि इंस्टीट्यूट हो गया वो सूट नहीं जो डिसाइड हो गया है। आई थिंक मैंने उसमें बताया था, रेस जुडिकाटा में बताया था, हाँ रेस जुडिकाटा इसमें बताया था मैंने, फॉर्मर सूट का मतलब, रेस जुडिकाटा का मतलब सॉरी उसमें बताया था फॉर्मर सूट का मतलब ये नहीं कि जो सूट पहले इंस्टीट्यूट है, सपोज करो मैं एक सूट यहाँ इंस्टीट्यूट करा है गाजियाबाद में और एक करा है मेरठ में, तो मेरठ वाले का डिसीजन आ गया पहले, ठीक है,
वैसे तो एज ए इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता मैं, बाहर लग जाएगा। सपोज करो हो गया बी मेरिट में, तो मेरिट वाला माना जाएगा फॉर्मल सूट। सपोज करो मैंने आज डेट है 17 में, मैंने आज सूट इंस्टीट्यूट करे थे गाजियाबाद में, ठीक है, और मैंने 20 को करा मेरिट में, तो मेरिट वाले का जजमेंट पहले आएगा, तो फॉर्मल सूट 17 वाला ये वाला नहीं माना जाएगा, 20 वाला माना जाएगा। तो फॉर्मल सूट का मतलब ये है, मीन्स अ सूट which has been decided prior to the decision in the suit in which the validity of the decree is questioned whether or not the previously decided suit was instituted prior to the suit in which the validity of such decree is questioned। यही था फॉर्मल सूट के बारे में बताया था। तो आज हमने देखा 21A। 21 में बता दिया था कि 3 क्लॉज दे रखे हैं। 21 का फर्स्ट क्लॉज दे रखा है कि प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में, सेकंड दे रखा है कि पिक्यूनियरी लिमिट के, और तीसरी दे रखा है एग्जीक्यूटिंग जो कोर्ट है उसके बारे में बता रखा है कि ऑब्जेक्शन उठ रहा है उसके ऊपर, अगर आप पहले उठा रहे हो जो मैंने बताया। और 21A हम डिग्री के सेट असाइड करने के लिए किसके ऑब्जेक्शन लेके, प्लेस ऑफ सुइंग के ऑब्जेक्शन लेके डिग्री को सेट असाइड नहीं कर सकते, मतलब कि फॉर अदर सूट सब्सिक्वेंट सूट नहीं इंस्टीट्यूट कर सकते डिग्री की वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए, किस ग्राउंड पे, प्लेस ऑफ सुइंग के। दैट्स इट फॉर नाउ। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।